हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इग्नोई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे IPO 4 की यूनिट 6 दैट इज टर्म्स ऑफ पेमेंट, और आज इस पर्टिकुलर यूनिट का आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे ओपन अकाउंट और कंसाइनमेंट बेसिस के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओपन अकाउंट मेथड के बारे में। ऑलरेडी हमने क्या क्या मेथड्स डिस्कस करे हैं आपके टर्म्स ऑफ पेमेंट में। सबसे पहले हमने बात करी थी किसकी? एडवांस पेमेंट, राइट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के बारे में, जिसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, और काफी हमने डीप में उसको समझने की कोशिश करी थी क्योंकि वो टॉपिक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली भी लेटर ऑफ क्रेडिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर डिस्कस किया डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के बारे में, जिसके दो पार्ट से क्या क्या? हमारा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आई होप आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने उसमें कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश करी थी ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए और आपका जो रिटेंशन पावर है वो ज्यादा बढ़ सके, ताकि आप एग्जाम में जब उस आंसर को लिखें तो वो पूरी पिक्चर आपके सामने क्रिएट हो जाए। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखी पिछली वीडियो, उसको जरूर देखिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगता है, एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब देखिए, ओपन अकाउंट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एक्सपोर्टर होता है वो सबसे पहले गुड्स को शिप कर देता है किसे? इंपोर्टर को। और यहाँ पर जो इंपोर्टर है वो तुरंत उसका पेमेंट नहीं करता है, वो कुछ क्रेडिट पीरियड लेता है और उसके बाद ही हमारे एक्सपोर्टर को पेमेंट करता है, ठीक है। लेट्स से कि कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है या फिर एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है, उसे शिप कर दिया एक्सपोर्टर ने, ठीक है। अब यहाँ पर इंपोर्टर ने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास फंड नहीं है, मैं आपको 30 डेज बाद या 60 डेज बाद या 90 डेज बाद मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सपोर्टर क्या करेगा? गुड्स को शिप कर देगा, और जब 30 डेज हो जाएंगे शिपमेंट के या 60 डेज हो जाएंगे शिपमेंट के, तो जो हमारा इंपोर्टर है वो क्या करेगा? अपने जो बैंक है उसमें फंड ट्रांसफर करवाएगा। फिर जो इंपोर्टर का बैंक है वो क्या करेगा? एक्सपोर्टर के बैंक में फंड ट्रांसफर करता है, और लास्ट में जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो एक्सपोर्टर के अकाउंट में फंड को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ये, ठीक। So this method is generally used in case of intercompany relationship between the seller and the buyer. This is also used where the exporter and overseas buyer have had long and favorable dealings together and there are no exchange restrictions that might complicate settlement. अब देखिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या फिर सेलर के साथ रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते रहते हैं तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है ना। तब आपका जो ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, एक अच्छी रिलेशनशिप जब क्रिएट हो जाती है, तब आप उसको गुड्स क्रेडिट पे भी दे देते हैं ना, क्योंकि एक ट्रस्ट है, आपको पता है कि आपको फ्यूचर में पैसे मिल जाने। तो यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन होती है, ठीक है। Sales on open account are settled through periodic remittance to the exporter. In such cases, financing is carried by the exporter. The exporter has sufficient financial strength or creditworthiness to carry the inventory abroad out of his own resources. अब देखिए, जो हमारा सेलर है या फिर जो हमारा एक्सपोर्टर है वो यहाँ क्या कर रहा है? सबसे पहले गुड्स को शिप कर रहा है, और जो पेमेंट है उसको 30 डेज बाद या 60 डेज बाद जनरेट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोर्टर है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस काफी अच्छी है, फाइनेंशियली वो काफी ज्यादा स्टेबल है कि वो इजिली गुड्स को शिप कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारे एक्सपोर्टर फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं या फिर जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस काफी अच्छी होती है, वो ही इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। So exporting on open account basis requires special permission of the RBI. Normally it is available only to foreign companies operating in India. और यहाँ पर अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो RBI से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है अगर हमें ओपन अकाउंट के थ्रू पेमेंट अपना जनरेट करवाना है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि जितनी भी हमारी फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, जनरली उनको ही ये टर्म्स ऑफ पेमेंट का जो मेथड है इसे यूज करने दिया जाता है, ठीक है।
अब देखिए आपकी जो बुक है उसमें सिर्फ ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके अलावा कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ ये एक पैराग्राफ ही प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा इसलिए दिया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में हर चीज़ मेंशन की गई है या फिर हर चीज़ क्लियरली बताई गई है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिख के ज़रूर आएँ। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने काफ़ी अच्छे से स्टडी की है, आपने काफ़ी अच्छे से टॉपिक को समझा है। ठीक है, और साथ में आपको पता ही है कि मैंने हर एक आपके टॉपिक के साथ आपको फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सके और ईजिली आप अपने आंसर्स को एग्जाम में प्रेजेंट भी कर सकें। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम आपकी पीडीएफ को रिफर कर सकते हैं आंसर्स लिखने के लिए, तो विदाउट अ डाउट यस आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, so open account payment in international trade, the buyer receives the goods shipped by the exporter and then makes the payment at the end of an agreed credit period। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो गुड्स हैं उनको पहले शिप कर दिया जाता है और जो भी हमारा क्रेडिट पीरियड डिसाइड किया गया है उस पीरियड के बाद पेमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, सो द क्रेडिट पीरियड कैन बी अ फिक्स्ड ड्यूरेशन दैट इज 30 days, 60 days, 90 days, etc. So there is a gap between the date of receipt of the purchase order and the date of receipt of payment, with activities like production and shipping to be concluded in between। तो अभी मैंने ये आपको बताया था कि जो हमारा क्रेडिट पीरियड है वो या तो 30 डेज हो सकता है या 60 डेज हो सकता है या फिर 90 डेज हो सकता है। जो भी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो उसमें हर एक चीज मेंशन रहती है। ठीक है, अब जो हमारा पेमेंट का टाइम है और जो हमारा ऑर्डर का टाइम है इसके बीच में काफी ज्यादा गैप होता है, राइट, क्योंकि हमें पेमेंट तो तुरंत नहीं मिलती है, एट साइट नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसके बीच में जितना भी प्रोसेस होता है प्रोडक्शन से लेकर शिपिंग तक, ये सारा प्रोसेस इसी के बीच में ही कंडक्ट करा जाता है। ठीक, the time gap involved in this method puts a burden on the working capital situation of the exporter. Nevertheless, the exporter may choose to opt for this payment method if the importer is a strong player with prospects of high volume in the future. An exporter may also agree to an open account payment mode if there is a trusted relationship between the two parties or if the amount of money at stake is negligible। अब देखिए इस पॉइंट में क्या कह रहा है, जब एक्सपोर्टर ने परचेज ऑर्डर लिया और जब तक उसको पेमेंट मिलती है, इस टाइम गैप में क्या होता है, एक्सपोर्टर के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आ जाता है ना। अभी हमने ऊपर एक लाइन भी पढ़ी थी जहां पर बोल रहा था कि ये जो हमारा टाइम गैप होता है इसी के बीच में सारे प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना होता है, प्रोडक्शन से लेकर शिपिंग तक। अब एक्सपोर्टर को यहाँ पर तुरंत पेमेंट तो मिल नहीं रही है, तो प्रोडक्शन में भी कुछ खर्चा आया होगा, फिर गुड्स की पैकिंग भी करी होगी, गुड्स को लोड भी करवाया होगा, फिर गुड्स को शिप भी करा होगा, है ना। तो एक्सपोर्टर का यहाँ पर काफी ज्यादा खर्चा हो गया, तो उसकी वर्किंग कैपिटल के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि एक्सपोर्टर के ऊपर यहाँ पर हम देखें तो बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो ओपन अकाउंट मेथड के लिए कब तैयार होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इम्पोर्टर है अगर वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है तो यहाँ पर एक्सपोर्टर इजीली ओपन अकाउंट मेथड के लिए तैयार हो जाएगा और वो गुड्स को शिप भी कर देगा। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से समझिए कि लेट्स से कि कोई एक फॉरेन एक्सपोर्टर है, ठीक है, और वो तैयार हो जाता है अंबानी जी के साथ ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर एक एक्सपोर्टर हो गया और अंबानी जी क्या हो गए, हमारे इंपोर्टर हो गए। ठीक है, अब अंबानी जी की गुडविल तो काफी ज्यादा है ना, और इनकी अच्छी एक कह सकते हैं कि मार्केट में पकड़ भी है, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर कहलाते हैं, राइट। तो क्या यहाँ पर एक्सपोर्टर तैयार नहीं होगा उनको पहले गुड्स शिप करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वो फ्यूचर में उसे पे कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात स्ट्रॉन्ग प्लेयर की। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो एक्सपोर्टर है वो ओपन अकाउंट मेथड के लिए कब तैयार होगा, जब दोनों पार्टीज के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ओपन अकाउंट मेथड को तभी प्रैक्टिस ही किया जा सकता है, तभी फॉलो ही किया जा सकता है जब दोनों पार्टीज के बीच में एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप हो। अगर ट्रस्ट का इशू होगा तो सीधी बात है यहाँ पर ना एक्सपोर्टर पहले गुड्स शिप करने को तैयार होगा और ना ही इंपोर्टर पहले पेमेंट देने को तैयार होगा, राइट।
लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एक्सपोर्टर है वो ओपन अकाउंट मेथड को कब प्रैक्टिस कर सकता है, जब वो देख रहा है कि जो अमाउंट हमारा स्टेक पे लगा है वो नेग्लिजिबल है एक्सपोर्टर के कॉन्टेक्स्ट में। इसको हम इस तरीके से समझें, अगर आपका कोई एक फ्रेंड है, उसने आपसे कहा कि यार मुझे 20 रुपये उधार दे दो, मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है। आपने क्या किया, उसे उधार दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप 20 रुपये के लिए बार बार उससे बोलेंगे तो नहीं। अगर आपकी दोस्ती उसके साथ बहुत अच्छी वाली होगी, कह सकते हैं घनिष्ठ दोस्ती होगी, तो आप उससे 20 रुपये मांगेंगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर का यही सीन होता है। इम्पोर्टर से अगर उसके साथ रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसा अमाउंट हो जो स्टेक पे लगा है जो कि नेग्लिजिबल इन नेचर है, तो वहाँ पर एक्सपोर्टर ओपन अकाउंट मेथड यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ओपन अकाउंट मेथड बेसिकली क्या होता है। अब जल्दी से इसका हम फ्लो चार्ट भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, ये हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में सबसे पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई प्रोसेस को आगे फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो शिपमेंट का हो और चाहे वो पेमेंट का हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ क्लियर होगा कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हमने क्या बात करी थी कि सबसे पहले एक्सपोर्टर क्या करेगा, गुड्स को शिप कर देगा, किसे, इंपोर्टर को, ठीक। तो यहाँ पर गुड्स को शिप कर दिया गया, ठीक। अब यहाँ पर इंपोर्टर ने क्या कहा कि मैं आपको तुरंत तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ समय चाहिए। अब ये टाइम हो सकता है 30 डेज का भी हो, 60 डेज का भी हो या फिर 90 डेज का हो, जैसी भी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में डिसाइड हुई हो, जो भी उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करी हो, ठीक है। अब जब यहाँ पर बायर या फिर इंपोर्टर के पास गुड्स अराइव हो जाते हैं तो बायर क्या करता है, उस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद जो पेमेंट है वो रिलीज करता है। तो यहाँ पर बायर क्या करेगा, सेटअप बैंक वायर ट्रांसफर, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करेगा, किसे, अपने बैंक को, ठीक। अब जो हमारा इंपोर्टर का बैंक है वो क्या करेगा, जो अमाउंट बायर ने ट्रांसफर किया था वो किसे ट्रांसफर कर देगा, एक्सपोर्टर के बैंक को। और एक्सपोर्टर का बैंक क्या करेगा, इस अमाउंट को आगे फॉरवर्ड कर देगा और क्रेडिट कर देगा एक्सपोर्टर के अकाउंट में। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा था, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है हमारा शिपमेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अब देखिए, ये पर्टिकुलर मेथड थोड़ा सा हमारा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और गुड्स को शिप करता है, लेकिन इन गुड्स को डायरेक्टली इंपोर्टर को नहीं बेचा जाता है, ठीक है। ये गुड्स जाते हैं फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर के पास या फिर कह सकते हैं हम थर्ड पार्टी के पास। अभी जो फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, ये एक्सपोर्टर का कोई एजेंट भी हो सकता है या फिर कोई रेप्यूटेड मार्केटिंग एजेंसी भी हो सकती है, ठीक। अब ये फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, जो एक्सपोर्टर के गुड्स हैं उन्हें एंड यूजर तक पहुंचाता है, और जब गुड्स एंड यूजर को पहुंच जाते हैं उसके बाद जो हमारा फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। So shipment on consignment basis implies that the goods are sent to the importer on the understanding that the latter will sell the goods and remit the sale proceed। तो सबसे पहले गुड्स एंड यूजर तक पहुंचाए जाएंगे और उसके बाद पेमेंट को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। जो भी हमारी सेल प्रोसीड्स होंगी उसे रेमिट किया जाएगा, ठीक। सो इंपोर्टर इन मोस्ट केसेस इज ईदर द एक्सपोर्टर्स ओन एजेंट और सर्टेन मार्केटिंग एजेंसीज हु अंडरटेक टू सेल द गुड्स ऑन द कमीशन बेसिस। तो यहाँ पर जनरली देखा गया है कि जो इंपोर्टर होता है वो कौन होता है, एक्सपोर्टर का खुद का एजेंट हो सकता है या फिर कोई मार्केटिंग एजेंसी हो सकती है, कोई फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। So consignment method of payment in international trade is a variation of open account in which the payment is sent to the exporter after the goods have been sold by the foreign distributor to the एंड कस्टमर, ठीक है। तो पेमेंट कब मिलेगी, जब एंड कस्टमर के पास गुड्स पहुंच जाएंगे, ठीक। तो द की टू सक्सीड इन एक्सपोर्टिंग ऑन कंसाइनमेंट इज टू पार्टनर विद अ रेप्यूटेबल एंड ट्रस्टवर्दी फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर और अ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। Appropriate insurance should be in place to cover consigned goods in transit or in possession of foreign distributor as well as to mitigate the risk of non-payment। तो यहाँ पर सिंपली बोल रहा है कि अगर एक्सपोर्टर अपने गुड्स को किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एंड यूजर तक पहुँचाता है तो वो थर्ड पार्टी रेप्यूटेबल और ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए ताकि जो गुड्स है वो एंड यूजर तक पहुँच जाए और जो पेमेंट है वो टाइमली एक्सपोर्टर तक पहुँच जाए, ठीक है।
अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी हमारे कंसाइनमेंट है या जो भी हमारे गुड्स हैं जिसे हमने फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है अपने एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए, उन गुड्स या उन कंसाइनमेंट का प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे गुड्स इन ट्रांजिट रहते हैं तो हो सकता है उनके साथ कुछ वेयर एंड टियर हो जाए, हमारे गुड्स कुछ डिफेक्टिव हो जाए, तो ईजिली हम उसका क्लेम ले सकते हैं। साथ ही अगर हमारा जो फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो अगर प्रॉपरली टाइम पर पेमेंट नहीं प्रोवाइड करता है तो हम उस केस में भी इजीली क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ही रेप्यूटेबल हो, ट्रस्ट वर्दी हो, हमने उसके ऊपर ट्रस्ट करके ही अपने गुड्स को प्रोवाइड करा था उसे कि वो एंड यूजर तक पहुंचाए, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है, पेमेंट नहीं प्रोवाइड करता है, तो हमें कहीं ना कहीं से तो अपना जो पेमेंट है उसको लेना पड़ेगा, है ना। तो इंश्योरेंस होना गुड्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, under the exchange control regulation in India, Indian exporters are required to declare the minimum selling price of each consignment. In case the goods cannot be sold at the price declared at the time of shipment, reduction in price can be effected only with the permission of RBI. अब यहाँ पर अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें और इंडियन एक्सपोर्टर्स की बात करें तो क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो जितने भी कंसाइनमेंट को शिप करेंगे उनका मिनिमम सेलिंग प्राइस डिक्लेयर करना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने मिनिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड किया है उस पर भी हम अपने गुड्स को आगे सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइस है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन किसकी परमिशन से? आरबीआई की परमिशन से। ठीक है, तो जो भी हमने शिपमेंट के टाइम पे प्राइस डिसाइड किया था, अगर उस पर्टिकुलर प्राइस में हम अपने गुड्स को सेल नहीं कर पा रहे हैं तो आरबीआई की परमिशन से हम उसके जो रेट्स हैं उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें क्या बता रहा है कि ये है हमारा एक्सपोर्टर और इसने क्या किया, अपने गुड्स को शिप किया, और ये है हमारी थर्ड पार्टी या फिर फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर, और इसने क्या किया, इन गुड्स को किसे भेज दिया? बायर को भेज दिया या फिर जो हमारा एंड यूजर है। और जब इन गुड्स को बायर को सेल कर दिया गया उसके बाद यहाँ से पेमेंट रिलीज किया गया, किससे? एक्सपोर्टर को। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो इस पर्टिकुलर चार्ट को आप बना सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए ये पर्टिकुलर जो चार्ट है आपका, ये आपके इस चैप्टर की पूरी समरी है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है वो डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके पेपर में ये आया था, what are the different types what are the different terms of payment used in export import trade। ठीक है, ये तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, what would you consider safest from the व्यू पॉइंट ऑफ एक्सपोर्टर, की एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि कौन सा मेथड सेफेस्ट है। तो आप ये कब बता पाएंगे, जब आपको पता होगा ना कि कौन सा एक्सपोर्टर के लिए मेथड मोस्ट सिक्योर्ड है, कौन सा लीस्ट सिक्योर्ड है, इंपोर्टर के लिए कौन सा सिक्योर्ड है और उसके लिए कौन सा लीस्ट सिक्योर्ड है। मतलब कि रिस्क पर्सपेक्टिव किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किसके लिए ज़्यादा है, किसके लिए कम है। जब आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी आप इस आंसर को लिख सकते हैं, है ना। तो इस एक चार्ट से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या लिखा है, सबसे पहले लीस्ट सिक्योर्ड फॉर एक्सपोर्टर और सेलर, और यहाँ लिखा है मोस्ट सिक्योर्ड फॉर एक्सपोर्टर और सेलर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये मेथड आपका हो जाता है मोस्ट सिक्योर्ड। अब क्यों हो जाता है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, एडवांस पेमेंट की या फिर कैश इन एडवांस। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट पहले मिल जाती है, गुड्स को बाद में शिप करना पड़ता है, तो ये इसीलिए इसके लिए सेफेस्ट मेथड हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की, जिसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेथड सेफेस्ट नहीं होता है इतना, लेकिन कह सकते हैं कि ये फिर भी सेफ मेथड होता है। ठीक, और फिर जब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर तो पहले गुड्स को शिप करना पड़ता है और पेमेंट बाद में मिलता है। ठीक, तो अगर सेफेस्ट मेथड की बात आती है तो कैश इन एडवांस या फिर एडवांस पेमेंट आता है। ठीक, और अगर हम इसको ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले हमारा कैश इन एडवांस आएगा, देन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, फिर इसका डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन और लास्ट में आएगा हमारा ओपन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया तो इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट ऑपोजिट हो जाना है।
ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टर के लिए ये एकदम भी बेनिफिशियल नहीं होगा कि वो कैश पहले पे कर दे, मतलब एडवांस पेमेंट पहले कर दे और जो गुड्स हैं उसको बाद में मिले, है ना। तो इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर हम डाउन टू टॉप जाएंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, लीस्ट सिक्योर्ड मेथड हो जाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड मेथड्स क्या होंगे, जब हम टॉप टू डाउन अप्रोच यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, ओपन अकाउंट में भी क्या होता है, पहले गुड्स को शिप कर देता है, उसके बाद पेमेंट प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में भी ऐसा ही होता है। फिर जब डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की बात आती है तो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया जाता है, और लास्ट में कैश एंड एडवांस में तो उसको पहले पे ही करना पड़ता है, उसके बाद ही वो गुड्स रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, और इस चार्ट को अगर आप याद रखेंगे तो वहां पर एग्जाम में आप इजीली इस चीज को लिख सकेंगे। अभी तो हो सकता है एग्जाम में एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से पूछा हो सकता है आपके पेपर में इंपोर्टर या फिर बायर के पर्सपेक्टिव से पूछ ले। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अब क्लियर हो गए होंगे और ये आपकी पर्टिकुलर यूनिट भी कंप्लीट हो जाती। ठीक है, अब मैं आपको जब ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी तो इसमें मैंने कुछ और भी पीडीएफ्स को ऐड कर रखा है, कुछ और स्लाइड्स को ऐड किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी प्रोवाइड करिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी करा था कि हम दिसंबर से IPO 6 स्टार्ट करेंगे, तो अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि कल से, और अगर कल से नहीं तो परसों से हम IPO 6 का डिस्कशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।